सो हेलो गाइस, और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब हम इतने दिनों के सफर के बाद फाइनली सीजन 11 जो कि इस सीरीज का लास्ट सीजन था उस तक पहुंच ही गए। जी हाँ, इस वीडियो में हम सीजन 10 और 11 को इकट्ठा कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि रिक के गायब होने के बाद स्टोरी लाइन काफी ही बदल गई थी। यहाँ ये भी याद रहे कि इस लेजेंडरी सीरीज का सीजन 1 साल 2010 में आया था और आखिरी सीजन 11 भी 2022 में, मगर मैंने इसे सीजन 1 से इसी जनवरी 2024 से देखना शुरू किया और जो भी सीजन में फिनिश करता उसी की वीडियो साथ साथ बना लेता, जिसके लिए कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे परेशान भी रहे कि वीडियोस काफी ही लेट आ रही हैं। मगर करे क्या, इसके हर एक सीजन में 20-20 एपिसोड्स थे तो टाइम तो लगना ही था और हर एक सीजन देखकर उसकी वीडियो बनाना, इस पूरे ही प्रोसेस में लास्ट 3 महीने मेरे लिए काफी मजेदार रहे और मैंने काफी इंजॉय किया। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप भी कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको इस सीरीज का कौन सा सीजन सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और मुझे तो पर्सनली सेकंड सीजन देखते हुए काफी मजा आया था जब रिक का ग्रुप डॉक्टर हर्षल की फॉर्म में थे और वहीं से बाकी के आने वाले सीजन्स के लिए हमें लेजेंडरी कैरेक्टर्स मिले जैसे कि ग्लेन और मैगी का रिलेशनशिप, डॉक्टर हर्षल और मीचान, और शेन की डेथ भी तो इसी सेकंड सीजन में हुई थी। वहीं सबसे शॉकिंग ट्विस्ट मुझे निगन का इंट्रोडक्शन वाला लगा जब उसने आते ही 6th सीजन में ग्लेन और अब्राहम को मार दिया था और वो भी टीवी हिस्ट्री के सबसे ब्रूचुअल वे में। सो आप भी अपने फेवरेट मोमेंट्स कमेंट्स में शेयर करें और चैनल पर नेक्स्ट क्या आने वाला है उसकी बात वीडियो के लास्ट में करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं आखिरी के 2 सीजन्स को। अब रिक के गायब हुए 6 साल बीत चुके थे जहां बाकी सबको लगा कि रिक 6 साल पहले ही उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया, मगर असल में तो उसे कोई सीक्रेट ग्रुप उठाकर ले गए थे जिसके कि 6 साल बाद अब हर कोई खुशहाल है। जूडिथ 9 साल की हो चुकी है और वो अब निगन के साथ कभी कभी जेल में बातें करने जाती है जो कि अभी तक भी अपनी सजा काट रहा था। तो वहीं रिक के गायब होने के पहले मीचान रिक के बच्चे की प्रेग्नेंट हो गई थी और अब उसे भी रिक का बच्चा पैदा हो चुका है जिसका कि उसने रिक जूनियर नाम रखा। वहीं किंगडम के लीडर इज़ेक्विल ने कैरल से शादी कर ली और हेनरी नाम के एक बच्चे को अडॉप्ट भी कर लिया। तो दूसरी ओर मैगी अपने और ग्लेन के बेटे जिसका कि उसने नाम अपने पिता के नाम पर हर्षल जूनियर रखा था, उसके साथ वो एक ग्रुप के साथ रोड ट्रिप करने निकल गई। इसके अलावा आखिर में डेरिल पिछले 6 सालों से अकेला ही जंगलों में भटकता फिर रहा है और उसके साथ सिर्फ उसका एक डॉग ही रहता है। वही वो अभी तक भी रिक की बॉडी को ढूंढ रहा था और उसे उम्मीद थी कि रिक कहीं न कहीं जिंदा होगा। अब एक दिन छोटी जूडिथ कुछ सर्वाइवर्स को जंगल में भटकते हुए देखती है और उन्हें मदद के लिए अपने अलेक्जेंड्रिया टाउन में ले आती है ताकि उन्हें आसरा दे सके। और वे उसे बताते हैं कि आजकल कुछ लोग ज़ॉम्बीज़ के बीच रहकर घूम रहे हैं और वे आम लोगों को मार देते हैं। वहीं दूसरी ओर जब पॉल एक ज़ॉम्बी ग्रुप से लड़ ही रहा था कि अब उनमें से कुछ लोग जो कि ज़ॉम्बीज़ के भेष में थे वे पीछे से उस पर वार कर उसे मार देते हैं और यहाँ से रिवील होता है कि ये तो एक नया ग्रुप है जिन्हें कि विस्परर्स कहा जाता है और ये ज़ॉम्बीज़ की स्किन को मुंह पर पहन ज़ॉम्बीज़ में घुल मिल जाते हैं और अपने दुश्मनों तक पहुंच उन पर वार करते हैं। वहीं चूंकि ज़ॉम्बीज़ के बीच उन्हें पहचाना नहीं जा सकता तो वे काफी ही खतरनाक थे और वे अलेक्जेंड्रिया टाउन पर वार करने लगते हैं जब भी वहां के कुछ मेंबर्स बाहर सप्लाई लेने जाते। और अब उनके बारे में जानने पर मीचान एक प्लान बनाकर उनकी एक मेंबर को पकड़ ही लेती है जिसका कि नाम लीडिया था और वो असल में विस्परर्स ग्रुप के मेन लीडर अल्फा की बेटी है। जहाँ से अब मीचान लीडिया को हिलटॉप पर कैद कर उससे उसके ग्रुप के बारे में और पूछताछ करने लगती है, जहाँ की लीडिया बताती भी है कि असल में उसका पिता अल्फा काफी ही क्रूअल और वॉयलेंट है तो उन सबको उससे बचकर रहना चाहिए। अब कुछ दिन बाद जब सभी ग्रुप्स एक साथ मिलकर ट्रेड फेयर आयोजित कर रहे थे क्योंकि वे पिछले 7 सालों से एक साथ काफी अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं और आपस में चीजें ट्रेड कर एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं जैसा कि कभी रिक ने सपना देखा था। मगर आज वे सभी लीडर्स मिलकर इस नए विस्परर्स ग्रुप के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि वे कितने ज्यादा खतरनाक है और उन्हें उनका कुछ तो करना ही होगा। हालांकि अभी तक तो उन्हें भी नहीं पता था कि विस्परर्स के कुछ लोग उनके फेयर में घुस आए हैं और अब वे मौका पा उनके ग्रुप के कुछ लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। और जब डेरिल, मिचान और कुछ और लोग उन्हें छुड़ाने गए थे तो विस्पर्स का लीडर अल्फा उन्हें कन्फ्रंट कर अपनी ताकत दिखाता है कि कैसे वे ज़ॉम्बीज़ में घुल मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज़ को कैद कर रखा था। तो आज के बाद से वे ना तो उनकी टेरिटरी में आए और ना ही किसी बाहर के टाउन में सप्लाईज ढूंढने जाएं, वरना वे इन सभी ज़ॉम्बीज़ को उनकी कम्युनिटीज में छोड़ देंगे और फिर वहाँ कोई नहीं बच पाएगा। जिस वार्निंग के बाद अल्फा उन्हें जाने देता है और वे जाते हुए देख भी रहे थे कि इस ग्रुप ने जिन लोगों
को फेयर से उठाया था, अब उन्होंने उनके सिर काटकर अपनी एरिया की बाउंड्री बना दी है, यानी कि यहाँ तक विस्परर्स का इलाका है और कोई सोर आने की गलती भी ना करे। यहाँ सभी ये भी देखते हैं कि इन मारे गए लोगों में किंग इज़ेकिएल और कैरल का एडॉप्टेड बेटा हेनरी भी था। जहाँ वे इस दुख से उबर पाते उसके पहले ही उनके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि मौसम बदलने से वहाँ बर्फ पड़ने लगी जिसमें कि वे सरवाइव नहीं कर सकते थे और किंगडम ग्रुप के सारे ही लोग सर्दियों के लिए रेफ्यूज लेने हिलटॉप ग्रुप में चले जाते हैं। जहाँ की चूंकि उनके बेटे को विस्परर्स ने मार डाला था तो कैरल अब इज़ेकिएल से डिवोर्स ले लेती है। तो वहीं भागा दौड़ी में छोटी जूडिथ पीछे रह गई थी, जिसे भी निगन ठंड में मरने से बचा लेता है और हिलटॉप ले आता है। हालांकि अगर यहाँ निगन चाहता तो वो भाग भी सकता था, क्योंकि वो तो एक कैदी था, मगर उसने जूडिथ की जान बचाई और इसलिए ही अब मीचान उसे थैंक्स बोलती है। और वैसे भी अब 7 साल की जेल के बाद निगन पूरी तरह से बदल ही चुका था, जहाँ कुछ महीने सभी कम्युनिटीज हिलटॉप पर ही रहती हैं और वे विस्परर्स की बनाई बाउंड्रीज को क्रॉस भी नहीं करते और न ही अपने मारे गए मेंबर्स का बदला ही लेते हैं, क्योंकि अब वे रिक के कदमों पर चलते हुए हर प्रकार की लड़ाई को अवॉइड ही कर रहे थे। जहाँ इन कुछ महीनों में कैरल से डिवोर्स के बाद इज़ेकिएल डिप्रेशन में चला गया और उसे थायराइड कैंसर भी हो गया। तो वहीं यूजिन को रेडियो पर एक नई कम्युनिटी का पता चलता है, जहाँ की रहने वाली एक मेंबर स्टेफनी से वो लगातार बात करते रहता है। अब ये नई कम्युनिटी कौन सी है हमें आगे पता चलेगा। वहीं अब समय के साथ हिलटॉप के पास वाले जंगलों में आग लगने लगती है, तो वहीं बार बार उनके एरिया में ज़ॉम्बीज़ भी घुस रहे थे। तो एक दिन विस्परर्स का लीडर एल्फा उन्हें अपना फैसला सुनाता है कि चूंकि उनके यहाँ बार बार आग लग रही है तो वे उनके कुछ और एरिया को कब्जे में ले रहे हैं, जिसके की बात तो अब हद हो चुकी थी और हिलटॉप में भी लोग विद्रोह करने लगते हैं। विस्परर्स ने पहले उनके साथियों को मारा, जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अब वे उनके यहाँ कभी आग लगा रहे हैं तो कभी ज़ॉम्बीज़ को छोड़ रहे हैं। सो उन्हें अब तो कम से कम कोई कदम उठाना ही चाहिए। और जब मीटिंग में ये बात हो ही रही थी तो उनका नया डॉक्टर डांटे, जो कि असल में विस्परर्स ग्रुप से था, अब वो अपने ग्रुप के लिए यहाँ आपस में लोगों को ही लड़ाने लगता है। और जब एक दिन एक आदमी को उसकी हकीकत का पता लगा तब डांटे उसे भी जान से मार देता है। हालांकि उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया गया था और उसे जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ की गैब्रियल पीछे से उसे जान से मार देता है, क्योंकि अब वे विस्परर्स पर पलटवार करने वाले थे। वहीं अगले दिन मीचोन एक एजेंट विर्जिल से भी मिलती है, जो कि उसे बताता है कि वो उसके साथ उसके नेवल बेस पर चले, जहाँ की वो उन्हें खाने पानी के बदले में काफी सारे हथियार दे सकता है और वे उनका इस्तेमाल कर विस्परर से लड़ पाएंगे। मगर उसके ठिकाने पर जाकर मीचोन देख पाती है कि विर्जिल के इरादे तो कुछ और ही थे और वो उसे भी और लोगों की तरह कैद कर लेता है, जिन सबको वो हथियार देने के लालच में यहाँ लाया था। मगर मीचान को तो उस पर पहले से शक था और वो बाकी सबको छोड़ा अब विर्जिल को पकड़ ही लेती है और उसे नेवल बेस पर उसके साथ हथियार लेने जाती है। मगर यहाँ मीचान को कुछ ऐसा मिला था जिसकी की उसे उम्मीद भी नहीं थी। यहाँ उसे खुद की मार के साथ एक फोटो मिलती है जिसे कि किसी ने ड्रॉ किया हुआ था और मीचान समझ ही जाती है कि ये तो रिक ने ही बनाई होगी, क्योंकि वो अक्सर उनकी फोटोज बनाया करता था। और वो यही सब रेडियो पर छोटी जूडिथ को भी बताती है कि शायद से रिक अभी तक भी जिंदा है और वो उनके लिए क्लूज छोड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसे पकड़ रखा हो। जिसे कि सुन अब जूडिथ भी कहती है कि मीचोन यहाँ पर वापस न आए और रिक के क्लूज का पीछा कर उसके पीछे जाए कि वो है कहाँ। और यहाँ से जूडिथ के कहे अनुसार अब मीचोन रिक को ढूंढने निकल पड़ती है कि वो पिछले 6 सालों से है कहाँ। तो वहीं टाउन में कैरल निगन के पास जाती है और उसे मदद मांगती है कि वो विस्परर्स के लीडर एल्फा को जान से मार दे और इसके बदले में वे उसकी सजा को माफ कर देंगे और अपने साथ रहने देंगे, क्योंकि अब तो विस्परर्स उन्हें काफी परेशान करने लगे हैं। और निगन भी यहाँ खुद को साबित करने के लिए इसके लिए हाँ भर देता है और वो सीधा विस्परर्स के ग्रुप के पास जा पहले उनका ट्रस्ट जीतता है कि वो अलेक्जेंड्रिया के खिलाफ उनका साथ देगा। यहाँ वो शुरू में उनके साथ हिलटॉप पर जाकर अटैक भी करता है और वहाँ पर सफल रहने पर अब विस्परर्स के लीडर एल्फा को निगन पर पूरा भरोसा हो चला था। जहाँ निगन उसे अकेले में बुला वो उसे जान से मार ही देता है। मगर जब एल्फा का कटा हुआ सिर बाकी के विस्परर्स देखते हैं तो वे काफी गुस्से में अपने ही सारी ज़ॉम्बीज़ को अलेक्जेंड्रिया टाउन पर छोड़ देते हैं ताकि वे वहाँ पर सब कुछ तबाह कर दें। और इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देख अब कैरल मैगी को लेटर लिखकर वापस बुलाती है कि उन्हें इतने सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए उसकी मदद चाहिए और वो भी समय पर वापस आ अब उन ज़ॉम्बीज़ और विस्परर से लड़ने लगती है। तो वहीं डेरिल भी उनके मेन लीडर को मारते जा रहा था, मगर ज़ॉम्बीज़ की बड़ी संख्या तो उनके लिए अभी भी काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। सो अब प्लान बनाकर कैरल और लीडिया फाइनली सभी ही ज़ॉम्बीज़ को आवाज के पीछे भेजे एक पहाड़ी से नीचे गिराने लगते हैं और इसी के साथ उन्होंने फाइनली विस्परर्स को भी हरा ही दिया था, यानी कि उन्होंने साथ मिलकर एक और मुसीबत को टाल दिया। और इसी के साथ सीजन 10 खत्म हो जाता है। अब 11वें सीजन की शुरुआत सभी सर्वाइवर से होती है जो कि विस्परर्स के हमले के बाद संभलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस लड़ाई में उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ, उनका
काफी सारा खाना वेस्ट हो गया, फसलें बर्बाद हो गई। तो अब वे आसपास के एरिया में सप्लाईज ढूंढने जाना शुरू करते हैं क्योंकि उनके ग्रुप के लोग भूखे मर रहे थे। मगर यहाँ भी अब उनके अलावा और भी ग्रुप्स फैले हुए थे, यानी कि अब यहाँ से भी उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। मगर वे अपने लोगों को भूखा नहीं मरते देख सकते थे और वे और आगे बढ़ना जारी रखते हैं। और फाइनली एक गैंग रीपर्स उन्हें पकड़ ही लेती है, जिनका कि लीडर पोप है। वहीं डेरिल भी देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिया भी इसी गैंग की मेंबर है। दरअसल पिछले 6 सालों से जब डेरिल जंगलों में भटक रहा था, तभी उसे बीच में लिया मिली और कुछ समय के लिए वे साथ भी रहे। मगर जब डेरिल रिक को खोजने के पीछे पड़ा रहा तो लिया उसे छोड़कर चली ही गई। वहीं दूसरी ओर मैगी और नीगन प्लान बनाते हैं कि वे डेरिल और मीजान को रीपर से कैसे बचाएं। और नीगन यहाँ से विस्परर्स वाला आइडिया अपनाता है और अब वो उन्हीं जैसे मास्क पहन काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को उन रीपर्स के ऊपर छोड़ देता है, जहाँ की सभी ही रीपर्स ज़ॉम्बी से लड़ने में मारे जा रहे थे। तो वहीं लिया डेरिल और मीजान को भी जाने देती है। हालांकि डेरिल के कहने पर भी वो उनके साथ अलेक्जेंड्रिया टाउन में शामिल होने को तैयार नहीं थी, जबकि बाहर तो मैगी ज़ॉम्बीज़ का फायदा उठा रीपर्स को मारते आ रही थी और वो आखिरी जिंदा बची मेंबर लिया को भी मारने ही वाली थी कि डेरिल अपने पुराने संबंधों की खातिर उसे लिया को जिंदा छोड़ने को कहता है। और यहाँ पर नीगन की समझदारी ने सभी को छुड़ा लिया था, मगर उसे पता था कि अपने पुराने गुनाहों के कारण कोई उसे कभी अपना ही नहीं सकता। तो वो अब हमेशा हमेशा के लिए सभी को छोड़कर अकेला ही निकल जाता है। तो वहीं दूसरी ओर यूजीन जिस स्टेफनी से इतने दिनों से बात कर रहा था, अब वो उसे खाने की सप्लाईज देने का वादा कर मिलने बुलाती है, जिसकी कि अभी तो सबको बहुत जरूरत थी। तो यहाँ से यूजीन, यूमिको और इज़ेक्विएल तीनों ही स्टेफनी से पहली बार मिलने जाते हैं। मगर जहाँ स्टेफनी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया हुआ था, वहाँ तो बहुत सारे सोल्जर्स थे जो कि काफी एडवांस्ड सूट से लैस थे और अब वे उन्हें घेर लेते हैं और पकड़ ही लेते हैं। यानी कि स्टेफनी ने यूजीन को जहाँ सादे उन्हें यहाँ बुला लिया, जहाँ से अब वे सभी को एक मास्क पहनाकर एक नई कम्युनिटी में ले जाते हैं, जिसका की नाम कॉमनवेल्थ था। और यहाँ की गवर्नर पमेला सभी को बताती है कि उनके इस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा 50,000 मेंबर्स हैं, क्योंकि वे लगातार बाकी ग्रुप्स को खुद में जोड़ते जा रहे हैं। और इसलिए ही वे बाकी सब की तरह इन्हें भी पकड़ कर यहाँ ले आए, ताकि उनके ग्रुप के बारे में जान सके कि वे हैं कहाँ और वहाँ कितने ज्यादा लोग रहते हैं। वही यहाँ का जनरल अब तीनों को ही कहता है कि अब वे एक जन्नत में आ गए हैं, जहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं, उनके पास एडवांस्ड हथियार है अपनी सेफ्टी के लिए, और वे इस तरह से रहते हैं जैसे कि इंसान कभी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पहले रहा करते थे। यहाँ वाइस गवर्नर लेंस भी तीनों को कहता है कि चूंकि अलेक्जेंड्रिया में खाने और पानी की कमी है, तो वो उन्हें गिफ्ट में खाना और पानी दे रहे हैं और वे उम्मीद करते हैं कि वे सोच विचार कर उनके साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ वो खाने पानी के साथ अलेक्जेंड्रिया टाउन में आकर अब बाकी सबको कहता भी है कि वे यहाँ से उनके साथ उनके टाउन में चले, क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ भी चिंता करने की जरूरत होगी ही नहीं। लेकिन अब उसके ऑफर को सुन मैगी तो उसके लिए मना कर देती है और कहती है कि वे अपने यहाँ ही ठीक हैं। मगर मैगी के मना करने के बावजूद बहुत सारे अलेक्जेंड्रिया, किंगडम और हिलटॉप के लोग अब लेंस की बात मान इस नई कम्युनिटी का हिस्सा बनने चले ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें हर बार खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी और वे सब कॉमनवेल्थ टाउन में आकर काफी ही खुश होते हैं, मानो कि वे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पहले वाले समय में आ गए हों। मगर अब जैसे जैसे वे यहाँ रहना शुरू करते हैं, हर गुजरते दिन के साथ उन्हें समझ में आने लगता है कि यहाँ असल में 2 क्लास एग्जिस्ट करती हैं। एक क्लास अमीर लोगों की, जिनका कि हर किसी पर कंट्रोल है, सारे संसाधन उन्हीं के हैं। तो वहीं दूसरी क्लास उन लोगों की जो कि बाहर से यहाँ लाए जाते हैं और उन्हें यहाँ पर नौकरों वाले काम करने होते हैं। जहाँ की गवर्नर का बेटा सेबेस्टियन भी बाकी लोगों से ढंग से बात नहीं करता। वहीं कैरल वाइस गवर्नर से मिल अब इज़ेक्विएल के कैंसर की दवाइयों के लिए कहती है, जिसके लिए कि वो लेंस का कोई भी काम करने को तैयार थी। जहाँ लेंस बाकी लोगों से कहता भी है कि उन्हें अब बाहर घूम घूम कर और ग्रुप्स का पता लगाना होगा जिन्हें कि वे अपने साथ शामिल कर सके, क्योंकि छोटे मोटे काम करने के लिए अभी तो उन्हें बहुत से लोगों की जरूरत है। सो एरन और गैब्रियल यहाँ से कॉमनवेल्थ के एजेंट्स बनकर एक काफी दूर मौजूद वाले कम्युनिटी में जाते हैं, जहाँ की लोग एक पुरानी बिल्डिंग में रहा करते थे। जहाँ की वे जान पाते हैं कि यहाँ तो निगन पिछले कुछ महीनों से रह रहा है, जिसने की यहाँ की एक औरत एनी से शादी भी कर ली थी और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। मगर लेंस ने उन्हें बताया था कि इस कम्युनिटी ने उनका एक काफिला लूटा था। तो अब एरन और गैब्रियल के साथ आए हुए कॉमनवेल्थ सोल्जर्स लेंस के कहे अनुसार यहाँ के लोगों पर अटैक कर देते हैं और उनके सामने ही सबको एक एक कर मारने लगते हैं। तो एरन जल्दी से भागकर मैगी को सब बताने जाता है कि ये कॉमनवेल्थ ग्रुप इतना भी अच्छा नहीं, और यहाँ से वे सब मिलकर जल्दी से जाकर बाकी
बाकी के कॉमनवेल्थ सोल्जर्स को मार देते हैं ताकि वे बाकी लोगों को ना मार सके। वहीं वे ये भी देखते हैं कि असल में ये लिया ही थी जिसने कि उस कॉमनवेल्थ ग्रुप के काफिले को लूटा था। और जब लेंस को ये पता लगता है कि एरन और मैगी ने उसके सारे ही सोल्जर्स को मार डाला तो वो अब उनसे बदला लेने का फैसला करता है और सीधा ही अलेक्जेंड्रिया टाउन पर अपनी आर्मी को भेज। अब उसने पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में करने की घोषणा कर दी थी ताकि वो उन्हें अपनी पावर दिखा सके। हालांकि पीछे से कैरल अकेले में गवर्नर से मिल उसे यकीन दिलाती है कि वो लेंस को अरेस्ट करवा दे क्योंकि वो उसे हटा खुद गवर्नर बनने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से गवर्नर अब डेरिल को कहकर फाइनली लेंस को अरेस्ट करवा ही देते हैं। मगर प्रॉब्लम तो अब भी वही थी, कॉमनवेल्थ ग्रुप में क्लास सिस्टम अभी भी लागू ही था। तो अब वे साथ मिलकर सभी लोगों तक ये बात पहुंचाने लगते हैं कि उन्हें सिस्टम को बदलना होगा और काफी सारे लोग उनकी बात मानते भी हैं और करंट सिस्टम को बदलने के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और इसी मौके को देख अब लेंस जो कि पहले से गुस्से में था कि उसे जेल में डाल दिया गया, अब अपने खास आदमियों को कहकर कुछ ज़ॉम्बीज़ को भी डाउन में भिजवा ही देता है। जिसके बाद तो अब हालात काफी ही खराब हो चुके थे और इसी भगदड़ में अब गवर्नर के बेटे सेबेस्टियन को कुछ ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और काटने लगते हैं। तो वहीं टाउन का कोई भी इंसान उसकी मदद को आगे नहीं आता। तो अब सब कुछ शांत होने पर यूजीन और उसके साथियों को दोषी ठहराया जाता है क्योंकि उन्होंने आम लोगों को भड़काया था और वे उन्हें पकड़कर एक सीक्रेट जेल में डाल देते हैं जो कि यहाँ से बाहर कहीं बनाई गई थी। और अब अपने साथियों को छुड़ाने के लिए कैरल और डेरिल मिलकर लेंस को जेल से निकाल लेते हैं और पूछने लगते हैं कि यहाँ के सैनिक यहाँ पर कैद किए लोगों को कहाँ ले जाते हैं, जहाँ से लेंस उन्हें बताता है कि यहाँ से कैदियों को एक सीक्रेट जेल में ले जाया जाता है। मगर वो उन्हें लोकेशन बता पाता इसके पहले ही वो उन पर हमला कर देता है, जिस कारण अब कैरल और डेरिल को उसे वहीं मारना पड़ता है। यानी कि अब उन्हें जेल की लोकेशन निकालने के लिए सैनिकों का पीछा करना होगा। जहाँ से दोनों बाकी के बचे हुए साथियों मैगी, गैब्रियल और रिसिटा के साथ मिलते हैं और कॉमनवेल्थ के सैनिकों का पीछा कर अब वे फाइनली उस सीक्रेट जेल तक पहुंच ही गए थे जहाँ से उन्हें अपने बाकी साथियों को छुड़ाना था। और वे देखते हैं कि ये नई जेल अब उनके अलेक्जेंड्रिया टाउन को ही बनाया गया था। इसके अलावा एक और चीज जो कि उन्होंने पिछले कुछ समय से नोटिस की थी कि अब समय के साथ ज़ॉम्बीज़ भी इवॉल्व हो रहे हैं। जहाँ वे फेंस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और अब तो वे पास पड़े हुए पत्थरों का भी हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं अब तक इज़ेकिएल और निगन भी बाकी लोगों के साथ कॉमनवेल्थ पर अटैक करने का तय कर चुके थे और वे डेरिल और मैगी के साथ मिल अब उस जेल पर काबू कर ही लेते हैं जहां की उन्होंने अपने साथियों को भी छुड़ा लिया था। और यहीं पर मैगी काफी टाइम बाद अपने बेटे हर्षल जूनियर से मिलती है जहां से कि अब सभी साथ मिलकर कॉमनवेल्थ टाउन पर अटैक करने निकल पड़े थे। वहीं टाउन के अंदर तो पहले से लोग भड़के हुए थे कि उनसे छोटे मोटे काम ही करवाए जाते हैं और अब अंदर बाकी लोग भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिस बीच एक गोली जो कि मैगी पर चलाई गई थी छोटी जूडिथ खुद आगे आकर उसे बचा लेती है और उसके कंधे पर गोली लग जाती है। तो डेरिल जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले जाने लगता है कि छोटी जूडिथ बच ही जाए। तो वहीं मैगी के प्लान के अनुसार वे बाहर से ज़ॉम्बीज़ को भी इस दिशा में ले आए थे ताकि बाकी सोल्जर्स उनसे ही उलझे रहे। जहाँ की अभी वो ज़ॉम्बीज़ फेंसिस पर चढ़ना शुरू करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ज़ॉम्बीज़ अब ये सब करना भी सीख गए हैं। और अब गेट्स के खुलते ही सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ टाउन में घुस चुके थे। तो बिगड़ते हुए हालातों को देख गवर्नर सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि अब वे सिर्फ और सिर्फ एलिट और अमीर लोगों को ही बचाएं और बाकी सबको अपने हालातों पर छोड़ दें और उन्हें मरने दें। तो वहीं अब तक डेरिल जूडिथ को हॉस्पिटल में ले जाकर अपना ब्लड देने लगता है ताकि वो सेफ रहे। तो वहीं बाहर लड़ाई अब तक जारी थी जिसमें कि ल्यूक और रिसिटा जो कि मैगी के ग्रुप के मेंबर्स थे अब वे भी मारे जाते हैं। और आखिरकार अब गवर्नर ने सभी एलिट लोगों को अपने पास सेफ रख लिया था। तो बाहर बाकी के आम लोग गेट्स को खोलने के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं वरना ज़ॉम्बीज़ उन्हें मार डालेंगे। और गवर्नर फिर से दोहराती है कि अगर कोई भी गेट से इस पार आने की कोशिश भी करे तो वे उन्हें जान से मार दें। मगर अब ये सुन कुछ सोल्जर्स इसका विरोध करने लगते हैं कि वे अपने ही साथियों को यूं मरने नहीं दे सकते और गवर्नर के ऑर्डर को नजरअंदाज कर अब वे खुद से ही गेट्स को खोल बाकी लोगों को भी अंदर आने देते हैं और गवर्नर को अरेस्ट कर अब उसे उसकी पोस्ट से हटा देते हैं। हालांकि यहाँ मैगी जोर से गवर्नर पर निशाना भी लगाए बैठी थी और वो चाहती तो उसे मार भी सकती थी। मगर आखिरी वक्त पर उसे रिक का फैसला याद आता है जब उसने निगन को नहीं मारा था और उसके बाद सारी ही लड़ाइयाँ बंद हो गई थी। तो वो भी अब गवर्नर को ना मारकर उसे सजा भुगतने के लिए छोड़ ही देती है। वहीं यहाँ से सारे सर्वाइवर्स मिलकर ज़ॉम्बीज़ को टारगेट एरिया में भेज अब उन्हें बॉम्ब से उड़ा देते हैं। यानी कि अब कॉमनवेल्थ टाउन बच ही गया और यहाँ मैगी के ग्रुप का पूरी तरह से कंट्रोल था और वे यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर अच्छे से रह सकते हैं। जहाँ की आखिर में मैगी निगन से कहती भी है कि उसने उनकी इतनी ज्यादा मदद की है तो वो कोशिश
करेगी कि वो उससे नफरत ना करे, मगर जो उसने उसके पति ग्लेन को मारा था वो उसे उसके लिए जिंदगी में कभी भी माफ नहीं कर पाएगी और वो आगे से उसे दिखाई ना दे। अब यहाँ से 1 साल बीत चुका है जहाँ पिछले 1 साल से इज़ेक्विएल कॉमनवेल्थ को लीड कर रहा था। वही यूजिन ने एक लड़की से शादी कर ली और उसे एक बच्चा भी पैदा हो चुका है, जबकि जूडिथ और रिक जूनियर डेरिल के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी मम्मी चान उनके पिता रिक को ढूंढने गई थी कि रिक कहाँ चला गया। और अब डेरिल भी कैरल से कहता है कि वो भी रिक की तलाश में निकल रहा है और तब तक कैरल रिक के दोनों ही बच्चों का ख्याल रखे ताकि वे एक बार फिर से रिक से मिल पाएंगे। वहीं आखिर में दिखाया जाता है कि कैसे मीचान रिक के क्लूज का पीछा कर उसे ढूंढ रही है। तो वहीं पूरे 7 साल बाद अब रिक को दिखाया जाता है कि उसे तो किसी सीक्रेट ग्रुप ने कैप्चर कर रखा था और पिछले 7 सालों से रिक यहाँ से भागने की कोशिश भी कर रहा था, मगर वो हर बार फेल ही रहता है। हालांकि उसे अब भी उम्मीद थी वो एक न एक दिन अपने बच्चों को फिर से देख पाएगा। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ द वॉकिंग डेड का आखिरी सीजन 11 भी खत्म हो जाता है। यानी कि आखिरी सीजन में बाकी सबको तो एक अच्छी एंडिंग मिल गई क्योंकि अब वे कॉमनवेल्थ टाउन में अच्छे से रह लेंगे, मगर रिक का प्लॉट ओपन रह गया जहाँ की मीचान उसे ढूंढने निकली हुई है और रिक बाकी सबसे पिछले 7 सालों से दूर है। उसकी बेटी जूडिथ अब इतनी बड़ी हो चुकी है और उसका बेटा जो कि उसे मीचान से पैदा हुआ रिक जूनियर, उसे तो आज तक रिक कभी देख भी नहीं पाया है क्योंकि वो तो रिक के ब्रिज इंसिडेंट के बाद ही पैदा हुआ था। सो इसी स्टोरी लाइन पर द वॉकिंग डेड की एक अलग सीरीज अभी साल 2024 में ही रिलीज हुई है, द वन हू लिव्स, जिसे की काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। सो अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो नेक्स्ट चैनल पर इसी नई सीरीज को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भी द वॉकिंग डेड की 2 और अल्टरनेट सीरीज रिलीज हुई हैं, एक डेरिल के सोलो एडवेंचर्स पर डेरिल डिक्सन और दूसरी सीरीज मैगी और निगन के एडवेंचर्स पर द डेड सिटी। मगर अभी तो स्टोरी लाइन रिक की ही अधूरी रहती है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो रिक की ही नई सीरीज द वन हू लिव यही नेक्स्ट पर आगे आएगी। और अगर आप पहले सीजन से मेरी सारे ही वीडियोस को अब तक देखते आए हैं तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।